हेलो दोस्तों, क्लास 12th की फिजिक्स में इस समय हम सब लोग प्रत्यावर्ती धारा नाम के चैप्टर के थ्योरी और डेरिवेशन पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं और साथ ही साथ बालाजी प्रकाशन से हम इस चैप्टर के आंकिक प्रश्न को भी सॉल्व कर रहे हैं। और अब आगे का वीडियो जो है वो LCR परिपथ पर आधारित आंकिक प्रश्न होने वाला है। आंकिक प्रश्न थोड़ा एडवांस चल रहा है क्योंकि एग्ज़ाम पास में है तो थ्योरी कंप्लीट हो ही जाती है, बस न्यूमेरिकल मेन रहता है तो न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करवा रहे हैं। तो आज तीसरे लेक्चर में प्रत्यावर्ती धारा यानी AC नाम के चैप्टर के तीसरे लेक्चर में AC का एक संपूर्ण चक्र का औसत मान, इसका मान कितना होता है, डेरिवेशन कैसे करना है वो करने वाले हैं। तो आप सभी बच्चों का हमारे अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल आदर्श डिजिटल क्लासेस पर स्वागत है। शुरुआत करते हैं। तो AC के अर्ध धनात्मक या फिर ऋणात्मक अर्ध चक्र का जो मान होता है, औसत मान होता है, वो 2I0 अपान पाई या फिर 2V0 अपान पाई का आया था। संपूर्ण चक्र का औसत मान शून्य होता है, ये औसत मान शून्य होता है, लेकिन इसका डेरिवेशन हम करने वाले हैं। इसका हम क्या करने वाले हैं, डेरिवेशन करने वाले हैं इस लेक्चर में। तो धारा को ही हम लेकर के चलेंगे, धारा को ही लेकर के चलेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डायग्राम को बनाते हैं। तो ये y अक्ष को हम वोल्टता या धारा की दिशा दे देते हैं, तो हम धारा को पकड़ करके चलेंगे, वही हमारा वोल्टेज के लिए भी हो जाएगा, ठीक। और x अक्ष को हम क्या नाम दे दिए थे, t। तो x अक्ष को t नाम दिया गया था और y अक्ष को हमने धारा दे दी गई थी, नाम दी गई थी। तो इस ये प्रत्यावर्ती धारा का ग्राफ होता है, साइन के जैसा, कॉस के जैसा, दो ही फॉर्म होते हैं। ये सबसे अधिकतम मान है धारा का, सबसे अधिकतम मान धारा का I0 होता है, धनात्मक अर्धचक्र है। और ये ऋणात्मक अर्धचक्र, यानी ये धारा ले जाता है, ये वापस आती है उसके लिए। और इसके लिए जो धारा का मान है, ऋणात्मक दिशा का धारा का अधिकतम मान कितना है, I0 शिखर मान, माइनस का I0 नीचे की ओर है। और एक प्लस और एक माइनस के से मिल करके एक चक्र बनता है। एक चक्र में जो समय लगता है उसे आवर्तकाल T कहते हैं। और यहां पर जो समय है वो कितना है, 0। तो 0 से लेकर के T तक हमको धारा का मान जोड़ना है, औसत मान निकालना 0 से लेकर के T तक, ठीक। तो 0 से T के बीच में धारा का जो भी मान आया है उसका औसत मान निकालेंगे, क्योंकि धारा लगातार परिवर्ती है। तो उस परिवर्ती, किसके सापेक्ष परिवर्ती, समय जैसे जैसे बदलेगा, समय थोड़ा सा बदल रहा है, धारा बदल रही है, समय थोड़ा सा बदल रहा है, धारा की दिशा बदल रही है। तो उस समय के कारण ही धारा का मान परिवर्तित है। तो अगर हमको धारा का औसत मान चाहिए तो एक फार्मूला हमने पिछले मेथड में बताया था कैसे निकाला जाता है। और वैसे अगर किसी भी भौतिक राशि का अगर हमको औसत मान निकालना है, किसी भी भौतिक राशि का जो औसत मान होता है, औसत मान बराबर क्या करते हैं, पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो कुल योग जो भौतिक राशि है उसके जो मान आए हैं, जैसे यहां पर धारा के विभिन्न मान हैं, उस मान को हम लेते हैं, ठीक। वो मान लेते हैं, राशि, भौतिक राशि का योग करते हैं। ऊपर भौतिक राशियों को जोड़ा जाता है और ऊपर जितने को जोड़ा गया उतने से ही नीचे भाग कराते हैं, यही औसत होता है। तो जोड़ने का मतलब यहां इंटीग्रेशन होगा, क्योंकि यहां 0 से T के बीच में बहुत सारे नंबर आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 तो आ ही रहा है, उनके बीच के भी नंबर आ रहे हैं। तो यहां पर बीजगणितीय योग ना हो करके हम इंटीग्रेशन करते हैं, रियल नंबर को लेते हैं। और जहां से जहां तक जोड़ना, अगर हमको कोई भौतिक राशि जोड़नी है A से लगा करके B तक, A से B के बीच में कोई भौतिक राशि लगातार परिवर्ती हो रही है, दो संख्याएं A और B के बीच में किसी भी भौतिक राशि का औसत मान जो होता है वो जो है कहां से कहां तक औसत मान निकालना, वो रेंज यहां पर दिया गया है। तो A से B के बीच का हमको औसत मान निकालना है। जैसे यहां पर हमको एक चक्र का निकालना है, तो एक चक्र के लिए समय कितना है, 0 से लगा करके T, 0 से T के बीच में जितनी भी सारी समय आ रहे हैं उन सभी को यहां पर लिखा जाता है, उनको लेते हैं। और इनटू में वो भौतिक राशि किसके सापेक्ष बदल रही है। जैसे यहां पर धारा क्या बदलने पर बदल रही, समय बदलने पर
धारा का मान जैसे ही हल्का सा भी समय बदल रहा है तुरंत धारा बदल रही है, तो धारा का मान किस पर निर्भर है? समय पर निर्भर है, और वो समय यहां पर लिख देते हैं dt। अगर x पर होता, x पर निर्भर करता तो dx। तो ये भौतिक राशि, यहां पर कौन सी भौतिक राशि ली गई है? धारा ली गई है। ये हो गया राशि और इंटू में dt, ठीक। और बटे में ये तो हो गया पदों का योग, ऊपर योग कराया गया, और नीचे पदों का योग बटे पदों की संख्या, कितनी संख्याओं को जोड़ा गया है? तो a से b, a और b के बीच की जितनी भी संख्या है सबको जोड़ा गया है। तो a से b के बीच वाली संख्याओं का इंटीग्रेशन हो रहा है, इंटीग्रेशन मतलब जोड़ना। तो a से b के बीच वाली संख्याओं को हम जोड़ रहे हैं, तो किनके बीच के? b माइनस a हो जाएगा पदों का योग। भाई a से b के बीच की संख्या कितनी होगी? b माइनस c, समझ में आ रही बात? तो इतने से ही भाग कराते। तो ये औसत मान का डायरेक्टली फार्मूला होता है, इसे याद रखे रहिएगा। अब यहां पर हमको धारा का औसत मान क्योंकि चाहिए, तो धारा का औसत मान आई एवरेज, या इसी को लिखा जाता है आई बार से, ठीक है। एक और इसका है प्रतीक आई से बड़ा से छोटा। तो ये क्या होगा? सबसे पहले इंटीग्रेशन, सबसे पहले क्या करते हैं? इंटीग्रेशन करते हैं। इंटीग्रेशन कहां से कहां तक चाहिए हमको भैया? तो किस भौतिक राशि का हमको बीजगणितीय औसत मान निकालना है? तो औसत मान जिस भौतिक राशि का निकालना है वो है धारा, तो धारा लिखेंगे। और इंटू धारा किस पर निर्भर कर रही है इस पूरे क्रम में? समय पर, तो dt, ठीक। राशि और इंटू में dt, और बटे में अब इंटीग्रेशन वाला। इंटीग्रेशन कहां से कहां तक हमको धारा का मान निकालना है? एक संपूर्ण चक्र का औसत मान चाहिए। एक संपूर्ण चक्र के लिए समय क्या है भाई? जो यहां पर d किसका है? t का। अगर जो dt का है तो यहां पर d किसका है? t का। तो ये वैल्यू भी t के ही होंगे, ये चीज याद रखिए। इंटीग्रेशन का ये रूल है, d जिसका होगा लिमिट उसी की होती है। तो यहां d किसका है? t का है, तो लिमिट t की होगी। कहां से कहां तक हम समय जोड़ रहे हैं? धारा का मान हमको कहां से कहां तक चाहिए? एक चक्र का। एक चक्र क्या होता है? 0 से लगा करके t तक, 0 से लगा करके t तक, ठीक। 0 से t तक कितने? 0 से t के बीच वाली संख्याओं को, बीच वाली धारा को जोड़ रहे हैं। 0 से t के बीच वाली जितनी भी धारा उनको जोड़ रहे हैं। तो जोड़ना और बटे संख्या, योग बटा संख्या, पदों का योग बटे पदों की संख्या। इंटीग्रेशन मतलब योग हो गया। पदों की संख्या निकालने के लिए t माइनस 0 करते हैं। 0 से t के बीच वाली हमको संख्याओं को जोड़ना है, तो t माइनस 0 कर देंगे। पदों का योग बटे पदों की संख्या, 0 से t के बीच की संख्या यानी t माइनस 0, यही होता है। अब हम वैल्यू डाल देंगे आई का। आई बराबर क्या पढ़ा? आई नॉट साइन ओमेगा टी, और इंटू में डी टी, और बटे में t माइनस 0 क्या होता है? t होता है। बटे का t बाहर ले लेंगे, आई नॉट कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। तो आई बार बराबर कितना हो गया? आई नॉट और अपान में t, इंटीग्रेशन अंदर कौन बच रहा है? साइन ओमेगा टी डी टी। हल करेंगे, आई बार बराबर कितना हो गया? आई नॉट के बटे में टी, साइन ओमेगा टी का समाकलन क्या होता है? माइनस का कॉस ओमेगा टी और अपान में ओमेगा। कहां से कहां तक हमको ये वैल्यू चाहिए? 0 से t के बीच में चाहिए, 0 से t के बीच में। साइन ओमेगा टी का ये हमने बताया था इंटीग्रेशन साइन ए एक्स डी एक्स क्या होता है? अब देखो यहाँ x आया तो यहाँ d किसका है? x का, तो फलन किसका होगा? x का। और यहाँ d किसका है? t का, तो राशि भी किसकी होगी? t की। देख लो t है, t वाले का ही रखा गया है, ठीक। तो साइन का समाकलन करते हैं तो क्या आता है? cos ax। अब यहाँ पर a से देखो x का गुणा हो रहा है तो यहाँ पर भाग होगा। अवकलन में गुणा होता है, समाकलन में उल्टा भाग। x के साथ a का गुणा है तो नीचे भाग। यहाँ t का देखो ओमेगा के साथ गुणा है तो ओमेगा के साथ भाग। तो आई बार बराबर कितना हो गया? आई नॉट अपॉन ओमेगा टी, ओमेगा टी। अब यहाँ पर माइनस का चिन्ह हम बाहर लिए ले रहे हैं। कॉस ओमेगा टी का मान रखेंगे अपर लिमिट कॉस ओमेगा टी। अपर लिमिट कितनी? टी की अधिकतम मान। भाई टी का ही तो, ये टाइम का ही तो मान है। ये टी एक चक्र का टाइम होता है, ये पूरा का पूरा टी होता है। इसमें इस छोटे वाले टी में सब टी आते हैं, बड़े वाले टी में केवल ये एक चक्र का आता है। तो ओमेगा इंटू कैपिटल टी माइनस कॉस ओमेगा। लोअर लिमिट देखो टी की लोअर वैल्यू कितनी है? 0, 0 रख देंगे, ठीक। अब टी बराबर क्या बताया गया था? 2 पाई अपान ओमेगा।
ओमेगा का इधर गुणा कराएंगे तो ओमेगा टी बराबर कितना हो गया 2 पाई। ये बताया गया था दूसरे वाले, इसी के जस्ट पहले वाले लेक्चर में। तो आई बार बराबर कितना हो गया माइनस का आई नॉट और अपान में ओमेगा टी बराबर कितना हो जाएगा 2 पाई। यहां पर भी कॉस ओमेगा टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 पाई माइनस का कॉस ओमेगा का गुणा 0 से कराएंगे तो 0 ही हो जाएगा। तो हल करेंगे माइनस का आई नॉट अपान कितना हो गया 2 पाई और ब्रैकेट में cos 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है, cos 2 पाई की वैल्यू वहां पर यहाँ पर 2 पाई की वैल्यू डालनी है। तो cos 2 पाई की वैल्यू जो होती है वो 180 अंश होती है। cos 2 पाई की वैल्यू अगर जो हमको निकालना है तो cos 2 पाई का मतलब 360 अंश। 360 अंश चाहे प्लस थीटा करो चाहे माइनस थीटा करो सभी में धनात्मक आएगा। प्लस वाले में cos 360 अंश प्लस थीटा चौथे चतुर्थांश में होता है। थीटा का मान कितना हमको जोड़ना है 360 में 2 पाई मतलब कुछ भी नहीं जोड़ना 0। तो ये cos 0 अंश हो जाएगा और cos 0 अंश का मान कितना होता है 1। cos 0 अंश का मान 1, cos 0 अंश का मान 1, 1 में से 1 गया 0 तो आई बार बराबर कितना हो गया 0। तो एक चक्र का देख सकते हैं औसत मान कितना आ रहा है 0 आ रहा है। ये एक चक्र के लिए धारा का औसत मान है, यही है। ठीक भैया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे आरएमएस वैल्यू क्या होती है, वर्ग माध्यमूल मान क्या होता है, चलिए वो देखते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टता का वर्ग माध्यमूल मान। तो वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर और मूल माध्य का मतलब होता है मीन और मूल का मतलब होता है रूट। तो इसको उल्टा लिखा जाता है आर एम एस, रूट का माध्य। ठीक है, रूट का माध्य का वर्ग। ठीक है, इंग्लिश में हमेशा उल्टा ही होता है। वर्ग माध्य मूल, वर्ग माध्य मूल यानी कि रूट मीन्स स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर। ठीक है, तो प्रत्यावर्ती धारा का एक चक्र का जो औसत मान होता है, एक चक्र का, किस प्रत्यावर्ती धारा के एक चक्र का जो औसत मान आया था अभी हमने देखा था वो कितना आ गया 0 आ गया था एक चक्र का। जबकि अर्ध चक्र का चाहे पॉजिटिव और चाहे वो नेगेटिव, अर्ध चक्र का केवल चिन्ह बदला था। अर्ध चक्र का जो औसत मान आया था 2i0 अपॉन पाई। अगर प्लस का पॉजिटिव है तो प्लस, नेगेटिव है तो माइनस। लेकिन एक संपूर्ण चक्र का 0 हो रहा है। 0 हो क्यों रहा है? क्योंकि जितना मान प्लस का उतना ही मान माइनस का है। और इन दोनों को जब जोड़ेंगे 0 से t के बीच, 0 से t के बीच जितना मान प्लस का उतना माइनस का, जब दोनों को जोड़ेंगे तो फिर प्लस जितना उतना माइनस घट करके क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसीलिए ये औसत मान क्या आ रहा है 0 आ रहा है। तो हम करेंगे क्या, सबसे पहले वर्ग माध्यमूल मान निकाला क्यों जाता है? तो उन्हीं भौतिक राशियों का वर्ग माध्यमूल मान निकाला जाता है जिनके पास दिशा होती है। क्या होती है? दिशा होती है। उन्हीं भौतिक राशियों का वर्ग माध्यमूल मान निकाला जाता है, आरएमएस मान उन्हीं का निकाला जाता है जिनके पास दिशा होती है। जैसे यहां पर धारा और वोल्टता के पास दिशा है, धारा एक तरफ गई, धारा के पास दिशा होती है, वोल्टता प्लस माइनस उसकी भी दिशा होती है, तो फिर भी वो अदिश राशि होती है। ठीक, तो धारा के पास दिशा है, इसीलिए वर्ग माध्यमूल मान निकाला जाता है। तो सबसे पहले हम क्या कराते हैं, हमको पता धारा का एक तरफ मान प्लस है, दूसरी तरफ क्या है माइनस, तो इस माइनस को हम प्लस में बदल लेते हैं, बस यही करते हैं। और बदलने के लिए हम करते क्या, वर्ग करते हैं। क्या करते हैं? वर्ग। धनात्मक संख्या का वर्ग करेंगे धनात्मक आएगा, ऋणात्मक वाली संख्या का वर्ग करेंगे तो फिर वो धनात्मक बन जाएगा। फिर इसके बाद हम औसत मान निकालेंगे। तो सबसे पहले हम करते क्या है कि जो निगेटिव वाला मान है धारा का उसको पॉजिटिव में बदल लो, क्या लगा करके, वर्ग, और फिर उसका माध्य निकालेंगे। डायरेक्ट माध्य औसत मान नहीं निकालेंगे, हम सबसे पहले वर्ग करेंगे ताकि जो ऋणात्मक मान है वो धनात्मक हो जाए, और फिर माध्य निकालेंगे। और फिर क्योंकि वर्ग हमको वर्ग वाला मान नहीं चाहिए, हमको माध्य चाहिए, तो वर्ग वाले को हम हटाएंगे, क्या लगा करके, मूल, रूट लगा करके, रूट लगा करके वर्ग वाला मान हटा करके केवल कौन मिल जाएगा, माध्य मान। यही करना है हमको। तो प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टता के एक संपूर्ण चक्र के लिए, एक संपूर्ण चक्र के लिए याद रखिए,
एक संपूर्ण चक्र के लिए औसत मान 0 हो रहा है, इसीलिए एक संपूर्ण चक्र के लिए धारा के वर्ग के औसत मान का, धारा के वर्ग के औसत मान का वर्गमूल प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टता का वर्ग माध्य मूल मान कहलाता है। और इसको कैसे लिखते हैं? सब धारा को IRMS क्या होगा? सबसे पहले हम धारा, भौतिक राशि हमारी कौन सी है? धारा। धारा का ही तो हमको वर्ग माध्य मूल मान, औसत मान चाहिए होगा, तो वर्ग माध्य मूल मान भी औसत मान ही देता है भैया। और क्योंकि इसके पास दिशा है इसीलिए ये मान निकाल पाए, नहीं हम ना निकाल पाते। यह अदिश राशि होती, दिशा न होती इसके पास जो। तो सबसे पहले क्या करना है हमको? वर्ग। देखिए यहां पर वर्ग करना है और फिर क्या निकालना है? माध्य, औसत मान यानी बार, माध्य के लिए औसत लगाते हैं। और फिर क्या लेना है? मूल। मूल का मतलब होता है रूट, यही है भैया। तो धारा का क्या करना है? सबसे पहले वर्ग करो, फिर माध्य निकालो, फिर रूट निकाल दो, बस वही हो गया IRMS। ऐसे ही VRMS होता है। VRMS वोल्टता का वर्ग माध्य मूल मान, पहले वोल्टेज का वर्ग, फिर माध्य निकालते और फिर मूल। ठीक, वर्ग करने से धनात्मक ऋणात्मक वाला मान धनात्मक हो जाएगा, फिर हम औसत मान निकालेंगे। और क्योंकि हमको केवल औसत मान चाहिए तो इस स्क्वायर को हटाना पड़ेगा, क्या लगा करके? रूट लगा करके। इसीलिए निकाला जाता है वर्ग माध्य मूल मान। उम्मीद है कि शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक, इतनी मेहनत कर रहे हैं तो लाइक तो कर ही दीजिएगा वीडियो को। ठीक भैया, तो वर्ग माध्य मूल मान किनका निकल सकता है? जिनके पास दिशा होगी। और ये कौन सी मान देता है? एक चक्र का औसत मान बताता है। डायरेक्ट औसत मान निकालने से 0 आ रहा है तो वर्ग माध्य मूल मान यानी कि इस ऋणात्मक को धनात्मक में चेंज करना है। इसकी 2 मेथड है वर्ग माध्य मूल मान निकालने के लिए, यानी IRMS बराबर क्या होता है? ये भी औसत मान ही देता है, अभी हमने बताया ये भी औसत मान ही देता है, एवरेज वैल्यू ही ये भी देती है। ठीक, तो सबसे पहले किस भौतिक राशि का हमको वर्ग माध्य मूल मान चाहिए? तो हमको माध्य निकालना, औसत मान निकालना धारा का, तो धारा लिखते हैं राशि। धारा किसके साथ बदल रही है? समय के साथ, dt। अब इसी का क्या कराना है हमको? बीजगणितीय योग, पदों का योग बटे पदों की संख्या। लेकिन यहां पर हम करते क्या है? सबसे पहले धारा का हम क्या लेते हैं? वर्ग करते हैं, वर्ग करते हैं। तो वर्ग कर देंगे, धारा लिया, धारा का क्या करेंगे? वर्ग। और अब इसका निकालेंगे हम मूल, माध्य निकालेंगे भैया, माध्य निकालेंगे। पहले धारा ली, धारा का RMS मान हमको चाहिए, रूट मीन्स स्क्वायर यानी वर्ग माध्य मूल। तो पहले धारा को हमने वर्ग किया, ठीक कर दिया। अब इसके बाद क्या निकालना है? इसका माध्य यानी औसत मान। औसत मान तो धारा किसके साथ बदल रही? समय के साथ। कितने चक्र का निकालना है? एक संपूर्ण चक्र। एक संपूर्ण चक्र कहां से कहां तक है? 0 से t तक। तो 0 से t तक हमको इसका समाकलन करना पड़ेगा भाई। 0 से t के बीच में ही धारा का औसत मान निकालना, तो 0 से t रेंज दिया गया है। ये धारा किस पर निर्भर है? समय पर। वो समय यहां पर अति सूक्ष्म, बहुत छोटी समय में धारा बदल रहा है, तो वो यहां पर dt रखते हैं। पदों का योग हो गया, बीजगणितीय योग लगाओ, सिग्मा लगाओ, चाहे इंटीग्रेशन लगाओ, हमने बता ही दिया था। अब पदों का योग बटे पदों की संख्या, इंटीग्रेशन मतलब योग ऊपर हो गया। अब संख्या किन के बीच हम जोड़ रहे हैं? धारा का मान हमको किन के बीच चाहिए? 0 से t के बीच। जो लिमिट दिया गया इसी का अंतर नीचे लिख दो। और फिर इसके बाद क्या करना है? हमको मूल लगाना है। मूल का मतलब क्या होता है? मूल का मतलब होता है रूट। मूल का मतलब क्या होता है भैया? रूट होता है। बस यही करना है हमको। ठीक, 2 मेथड है टोटल। एक ये इंटीग्रेशन वाली मेथड देखते हैं, RMS IRMS बराबर I स्क्वायर। I का मान क्या है? I बराबर I0 साइन ओमेगा टी, I0 साइन ओमेगा टी। यहां स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर इसका भी होगा, इसका भी होगा। dt था, dt कर दिया। ठीक, अब क्योंकि I0 कांस्टेंट वैल्यू है तो ये बाहर आ जाएगा, तो I0 स्क्वायर बाहर हम ले आए। कहां से कहां तक हमको चाहिए? 0 से t तक। अब ये मान देखना, और इसके बाद क्या है भैया? रूट लगा है। ये चीज याद रखिए, पूरे में रूट लगा है, बटे में
t माइनस 0। ठीक है, ठीक है। तो अब IRMS बराबर साइन स्क्वायर ओमेगा टी का समाकलन करना है। तो एक फार्मूला है cos 2 थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां से साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इसको लाएंगे इधर, ये इधर चला जाएगा, 1 माइनस cos 2 थीटा हो जाएगा। ठीक, यहाँ 2 होता है। अब इस 2 को यहां से हटा करके हम बटे में लेकर के जा सकते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना है, cos 1 माइनस cos 2 थीटा अपान 2, यहां पर रखेंगे 1 माइनस cos 2 थीटा यहाँ, तो थीटा यहाँ, बस यहाँ 2 आया, वहां से स्क्वायर यहाँ पर 2। तो यहाँ थीटा की वैल्यू क्या है, यहाँ पर एंगल क्या है, ओमेगा टी। वहां थीटा था, यहाँ ओमेगा टी है तो ओमेगा टी कर देंगे। और बटे में कितना है, 2 है। और बटे में पहले से ही कौन था, t माइनस 0 करेंगे तो t ही तो बचेगा। ठीक, यहां पर अभी इंटीग्रेशन बाकी है भैया 0 से t तक। ये I0 का स्क्वायर रूट के बाहर आएगा तो कितना बचेगा, I0। और ये 2, देखो यहाँ 2 बटे में, यहाँ t बटे में, दोनों एक साथ कर दिए गए। अब हम इंटीग्रेशन करेंगे और यहां पर बचा कौन, यहां पर बचा dt। ये dt तो लिखेंगे ही ना। अब I0 बाहर, अंडर रूट में 1 का समाकलन t के रिस्पेक्ट में t होता है 1 इंटू डी टी। अलग अलग कर लेते, चलो कंजूसी न करते, थोड़ा सा लिख लेते। 1 का गुणा dt से dt हो जाएगा, 0 से t तक समाकलन, और माइनस का cos ओमेगा, cos 2 ओमेगा t है भैया। ठीक, और इसका भी हमको करना है समाकलन, अलग अलग कर रहे हैं, 1 को अलग, cos को अलग, 0 से t तक हमको चाहिए, और यहाँ dt, और नीचे कौन है, 2t। हल करेंगे तो t का 1 इंटू डी टी क्या होता है, t होता है। कहाँ से कहाँ तक हमको औसत मान चाहिए, 0 से t के बीच। हाँ, ये मान यहाँ से cos थीटा का समाकलन क्या होता है, साइन थीटा होता है। यहाँ देखो t के साथ कितना आ रहा है, देखो यहाँ पर t और cos के बीच कितना आ रहा है, देखिए cos ax dx का जो समाकलन होता है भैया, वो साइन ax अपॉन a होता है। a से गुणा हो रहा है, भाग हो जाएगा। यहाँ t और cos के बीच ओमेगा आ रहा है, तो 2 ओमेगा आ रहा है, तो उससे भाग करा देते हैं। तो 2 ओमेगा यहाँ पर है, तो 2 ओमेगा से भाग, और 2t यहाँ पर था बटे में इसके भी, और 2t इसके बटे में भी था, और ये पूरी वैल्यू किस में थी, रूट में थी। ये सभी हो गया। अभी क्या बाकी है, यहाँ पर लिमिट 0 से t तक। आगे कितना है, I0। हल करेंगे तो रूट का, अभी I0 बाकी है बाहर, I0 लिख दिया गया। अपर लिमिट कितनी है, t माइनस माइनस लोअर लिमिट t की नीचे वाली वैल्यू 0, और बटे में कितना है, 2t माइनस, यहाँ पर देखो t का अपर लिमिट कितना है, t है, तो साइन 2 ओमेगा, और इंटू t की जगह पर t माइनस साइन 2 ओमेगा, नीचे वाली वैल्यू कितनी है, 0, तो 0, और बटे में कितना है इसके, 2 दूनी 4 ओमेगा t। अभी हमने बताया था जो ओमेगा 2 पाई अपान ओमेगा किसके बराबर होता है, t के, तो 2 पाई किसके बराबर हो जाएगा, ओमेगा इंटू टी के। तो ओमेगा टी जो होता है वो, ओमेगा टी जो होता है वो 2 पाई के बराबर होता है, लिख देते हैं। तो यहाँ कितना आ जाएगा, I0 अंडर रूट में कितना है, अभी भी t माइनस 0 t होता है, और बटे में कितना है, 2t। और फिर यहाँ पर देखो ओमेगा टी कितना होता है, ओमेगा टी 2 पाई होता है भैया। ओमेगा टी 2 पाई के बराबर, 2 पाई यहाँ रखेंगे तो 2 दूनी 4 पाई के बराबर, और यहाँ पर कितना हो गया, माइनस का साइन 0 हो गया भाई, पूरा 0 है तो 0, और नीचे ओमेगा टी का मान 2 पाई, तो 4 इंटू 2 पाई। साइन कोई भी वैल्यू n पाई के गुणज की कोई भी वैल्यू साइन की 0 होती है। यहाँ पर भी ये मान 0, ये मान 0, यानी ये पूरा का पूरा मान क्या हो गया, 0। इसका भी मान 0 होता है, तो ये पूरा मान क्या हो गया, 0। t से t यहाँ कैंसिल, तो IRMS कितना हो गया,
ऊपर कौन बच रहा है, आई नॉट, और नीचे देखो कौन बच रहा है, अंदर अंदर देखो एक बचा, तो एक रूट के बाहर आएगा तो एक हो जाएगा, आई नॉट से गुणा होकर के आई नॉट, और नीचे क्या बच रहा है, ये पूरा मान 0 हो गया, नीचे 2 बच रहा है, वो भी किसमें, रूट में। अगर इसको हम हल करेंगे तो IRMS जो होता है वो बराबर होता है 0.707 आई नॉट के, भाग कराएंगे √2 से। अगर 1.414 होती है √2 की वैल्यू तो वो डाल देंगे यहाँ पर। ठीक ऐसे ही VRMS क्या होता है, वो V0/√2 आता है। बस इसी प्रकार ये वैल्यू आती है। ठीक भैया, ये था। इसकी एक सेकंड मेथड है, इसका एक सेकंड मेथड है। चलिए वो सेकंड मेथड देखते हैं। सेकंड मेथड क्या है, IRMS बराबर क्या होता है, IRMS मतलब पहले धारा का वर्ग, फिर माध्य और फिर मूल। I की वैल्यू डालेंगे, I बराबर क्या होता है, I0 sin ओमेगा t, वैल्यू डालेंगे तो IRMS बराबर कितना हो गया, रूट में, और फिर माध्य I का स्क्वायर करेंगे, I0, I का मान कितना, I0 sin ओमेगा t, स्क्वायर के रूप में है, स्क्वायर हो जाएगा, I0 का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t। I0 ये कांस्टेंट वैल्यू है, इसका हो ही नहीं सकता है, क्या नहीं हो सकता है, माध्य नहीं निकल सकता है, तो I0 बाहर हो गया स्क्वायर के रूप में, और माध्य वैल्यू किसकी बची, साइन स्क्वायर ओमेगा t की, इसी की माध्य वैल्यू बच गई। और साइन स्क्वायर ओमेगा t को अभी हमने बताया था क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ओमेगा t, माध्य निकालना तब रूट के बाहर आएगा, लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा t अपॉन 2। भाई साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस 2 थीटा ओमेगा t, 2 थीटा अपॉन 2, अलग अलग कर देंगे, 1/2 अलग, माइनस कॉस थीटा की जगह पर ओमेगा टी डाल रहे हैं, थीटा की जगह पर ओमेगा टी, 2 ओमेगा टी अपॉन 2, और कॉस 2 ओमेगा टी की वैल्यू 0 होती है, ये इसका औसत मान 0 होता है, इसका औसत मान क्या होता है, 0 होता है, तो बचा कितना, 1/2। तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी का औसत मान कितना आया, 1/2 आया। तो अंडर रूट में I0 का स्क्वायर गुणा 1/2। अब ये बाहर निकालेंगे तो IRMS जो है कितने के बराबर आ गया, I0 का स्क्वायर रूट के बाहर आएगा I0, और 2 रूट के बाहर आएगा तो √2, और यही तो आया था वहां पर, यही आया था यहां पर। ठीक भैया, क्यों इसका मान 0 हुआ, वो भी है साइन और कॉस थीटा का जो औसत मान, साइन थीटा और कॉस थीटा जो होते हैं, कॉस थीटा का ग्राफ ऐसे बनता है, साइन का ग्राफ कुछ ऐसे बनता है, तो इसका मान +1 -1 के बीच, इसका मान +1 -1 के बीच, तो कॉस और साइन थीटा के जो मान होते हैं वो +1, अधिकतम +1 और न्यूनतम -1 होता है, इनके बीच होता है, ये रेंज है इसका। तो इसका औसत मान निकालेंगे, मैक्सिमम +1, मिनिमम -1, कितने लोगों को जोड़ा गया, 2, तो 2 से ही भाग ऊपर 0 हो गया, तो यानी इसका मान थीटा कुछ भी हो, हमसे क्या मतलब है, हमसे थीटा कुछ भी हो कोई मतलब नहीं है। थीटा का मान चाहे ओमेगा टी हो, चाहे 2 थीटा हो, 3 थीटा हो, 4 थीटा हो, सेम वैल्यू, +1 -1 के बीच में ही मान होते हैं, +1 -1 के बीच में ही मान होते हैं, बस ये याद रखिए। ठीक भैया, तो ये +1 फ्रेम में नहीं आ रहा था इसलिए बता रहे हैं। अधिकतम मान, एक मान +1, न्यूनतम मान -1, कितने लोगों को जोड़ा गया, 2 को, पदों का योग पहला प्लस, कितने पद हैं, 2, अधिकतम +1, न्यूनतम -1, पदों का योग, ऊपर जितने लोगों को जोड़ा, 2 लोगों को जोड़ा, 2 से भाग, अब ये प्लस माइनस को गुणा माइनस, एक में से एक गया 0, तो पूरा मान क्या बन गया, 0। तो बस साइन थीटा कॉस थीटा का औसत मान 0 होता है,
तो ये 1/2 किसका मान हो गया, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का औसत मान 1/2 ही होता है। ऐसे ही कॉस स्क्वायर ओमेगा टी का औसत मान वो भी 1/2 होता है। स्क्वायर वालों का 1/2 होता है, स्क्वायर वालों का 1/2 होता है, बस ये याद रखिए। तो ये है भैया एक सेकेंड डेरिवेशन, ये सबसे बेहतर से बेहतर मेथड ये है। लेकिन कैसे क्या करना है भाई, अब इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन तो फर्स्ट पेपर में होंगे ही होंगे, सेकेंड में कुछ नहीं आने वाला है। तो सबसे मेन है ये गणितीय चैप्टर है, गणित वाले बच्चों के लिए बहुत ज्यादा आसान है, बस केवल समझना किसको है, बायो वालों को। तो अच्छे से समझो, अगर ये मेथड नहीं समझ में आ रही ये याद करो, साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस स्क्वायर ओमेगा टी का औसत मान 1/2 होता है, साइन थीटा साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी साइन 2 ओमेगा टी कॉस 2 ओमेगा टी, स्क्वायर वालों का मान 1/2 होता है साइन कॉस के, और बाकी कोई भी मान आए वो 0 होता है। साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा, ये औसत मान 0 हो जाएंगे। ये था आरएमएस वैल्यू, ये एक चक्र का औसत मान है, ये एक चक्र का औसत मान है, ठीक भैया। तो प्रत्यावर्ती धारा के एक चक्र का औसत मान वर्ग माध्य मूल के पदों में है, और ये अर्धचक्र से बड़ा ही आएगा। अर्धचक्र वाला कितना आया था मान, प्रत्यावर्ती धारा के अर्धचक्र का मान 0.637 I0 आया था, धनात्मक और ऋणात्मक अर्धचक्र का, और ये कितना आ रहा है 0.707, ये बड़ा ही है एक चक्र का, ये चीज होता है, ठीक। इतना था आज की क्लास में, यानी लेक्चर नंबर 3 में। आज की क्लास में हम सब लोगों ने देखा कि प्रत्यावर्ती धारा के एक चक्र का औसत मान डेरिवेशन के साथ शून्य होता है, और क्योंकि वो मान शून्य होता है एक चक्र का, तो इसलिए हम वर्ग माध्य मूल मान निकालते हैं। वर्ग माध्य मूल मान उन्हीं का निकल सकता है जिनके पास दिशा हो, धारा के पास दिशा, वोल्टेज के पास दिशा है, प्लस माइनस, वो माइनस को खत्म कर देगा स्क्वायर लगा करके, और फिर उसका माध्य निकालते हैं, औसत मान निकालते हैं, तब 0 नहीं होगा, और फिर इसके बाद रूट लगा करके हम वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये था प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टता का वर्ग माध्य मूल मान। एक खास बात यहां बताने चाहते हैं कि जो अमीटर वोल्ट मीटर होता है प्रत्यावर्ती धारा में, एसी का 2 होते हैं, एक डीसी का होता है, एक एसी का होता है। तो एसी का अमीटर और वोल्ट मीटर जो होता है, एसी का अमीटर और वोल्ट मीटर जो होता है, वो अपना जो मापन करता है वो आरएमएस वैल्यू ही देता है। अमीटर आरएमएस वैल्यू, एसी का मीटर आरएमएस वैल्यू बताता है, धारा का आरएमएस मान वर्ग माध्य मूल मान ही बताता है, और जो वोल्ट मीटर एसी का होता है वो वर्ग माध्य मूल जो मापन अपना देता है, मान देता है, वो वर्ग माध्य मूल के रूप में देता है। और डीसी में औसत मान देते, धारा का औसत मान डीसी वाले अमीटर से निकलता है। वोल्टेज का अगर वोल्टेज का मान वोल्ट मीटर वोल्टेज का मान देता है, वो वोल्टेज का मान औसतन मान देता है, औसत मान, वो 0 होता नहीं, उसमें दिशा एक ही होती है, प्लस से माइनस की ओर। ये था, ठीक भैया। तो न्यूमेरिकल में कभी भी अगर वोल्टता और धारा का मान पूछे तो वहां आरएमएस वैल्यू ही लिखते हैं, हम आरएमएस वैल्यू ही निकालते हैं। वोल्टता और धारा का मान कभी भी, वोल्टता और धारा का मान अगर पूछ रहा है, विभवांतर विभव, धारा, वोल्टता, इनका मान अगर पूछ रहा है तो आरएमएस वैल्यू ही हम निकालेंगे, ये चीज याद रखिए। वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक कीजिएगा, चैनल में नए आए हो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अब हम।